मैं आपको सर आपका एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, बच्चों की बहुत डिमांड थी, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे सर करो करो ऑनलाइन करिए सर करिए सर करिए सर। चलो मैंने कहा अब आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सब कुछ चलेगा, प्रैक्टिस सेट भी चलेगी, क्लासेस भी चलेगी, सब चलेगी। अब आप चिंता मत करो। देखो क्या था, मैं एक चीज में आपको जरूर बताऊंगा कि ऑफलाइन जो बेस्ट, ऑफलाइन तो बेस्ट होता ही, क्लियर हो गया। ऑनलाइन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो यहाँ नहीं आ सकते। मैं क्लास में बोलता हूँ, मैं हर बार बोलता हूँ ऑफलाइन बेस्ट है, बट कई बच्चे होते हैं, कई बच्चों ने मुझे अपनी मजबूरियां सुनाई कि हम यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा ओके, बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड पर हमने ऑनलाइन सेटअप शुरू किया। ठीक, शुरुआत हो रही है आपका पेपर से। याद रखना ये वीडियो को टारगेट जो है, हमने वीडियो टॉप 100 में मैक्सिमम बच्चों को लाना, ये हमारा टारगेट है। निकलेंगे तो बहुत सारे, आपको बताइए एजुकेशन एकेडमी का क्या रिकॉर्ड है, उसको तो हम हर बार देते ही हैं, बट ये है कि इस बार टॉप 100 में हमारे मैक्सिमम बच्चे होने चाहिए। तो चलो बात करते हैं, बाकी बातें मैं आपको कभी बताता रहूंगा। हम बात करते हैं अब टारगेट की। देखो ये हमारा जो है 7 तारीख से स्टार्ट जो हो चुका है। आपने क्या करना है, सोमवार को पेपर है, आपका जो है मंगलवार को हम उसका डिस्कशन करेंगे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ये मत सोचना कि इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, पेपर जरूर करें। पेपर बहुत जरूरी है। टॉप 10 बच्चों की लिस्ट मैं दूंगा, जैसा जैसा क्राउड आता रहेगा मैं आप लोग को बताता रहूंगा कि करना क्या है। ठीक, ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपका पूरा पैटर्न, हमने पूरी कोशिश करी है कि आयु के पैटर्न को देखकर हम क्या बनाए आपका पेपर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका 3 पार्ट है, हिंदी और आपका जो है हिंदी के बाद आपका जीएस होगा, उसके बाद आपका रीजनिंग और उत्तराखंड। इससे मैंने 2 टीचर की टीम जो है वो तैयार की है, जिसमें आपका जो है आपका इधर आ जाइए, ये हमारे यशपाल सर है। यशपाल सर जो है इसमें आपका हिंदी और आपका जो जीएस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और ये हमारे हर्ष सर है। हर्ष सर जो है इसमें आपका उत्तराखंड और रीजनिंग का पूरा डिस्कशन करेंगे। कोशिश की जाएगी कि आपको हम बेस्ट से बेस्ट दे सके, लेकिन तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नंबर आपका जो है 9760400321, आप इसको मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन तीनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको बहुत बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका, अब हमारा जो है स्टार्ट करते हैं। तो आपका यशपाल सर जो है वो आपका अब हिंदी से शुरुआत करते हैं। और देखो ध्यान से पढ़ना, ये याद रखना कि अगर ऑनलाइन हम शुरू कर रहे हैं तो हम आपके लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी से। तो पहला क्वेश्चन आपके पास हिंदी का, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विभक्ति चिन्ह क्या होता है। तो विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान का के लिए, सब क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना है, विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी कई बार लिखा होता है, परसर्ग। तो परसर्ग भी क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास संश्लिष्ट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास विश्लिष्ट, तीसरा ऑप्शन है आपके पास श्लिष्ट। ठीक है, देखो विश्लिष्ट, इसका आंसर सही हो जाएगा। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा विश्लिष्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे एग्जाम्पल है आपका, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। अब आपको पता है राम क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा के साथ कौन सी विभक्ति चिन्ह आ रखी है, ने, तो ये क्या होगा, विश्लिष्ट कहलाएगा। संज्ञा के साथ आने वाले विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना है विश्लिष्ट। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन ए है आपके पास संश्लिष्ट। संश्लिष्ट के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। देखो संश्लिष्ट, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, संश्लिष्ट कहा जाता है। तो देखो जैसे मैंने लिखा मैंने, ठीक है, मैंने खाना खाया। ठीक है, तो मैं क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति चिन्ह ने, ये क्या हो जाएगा, संश्लिष्ट कहलाएगा। ठीक है, तो संश्लिष्ट के बारे में हमें पता चल चुका है, विश्लिष्ट के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, श्लिष्ट कुछ नहीं होता है, ऑप्शन इसके लिए हमने बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। ठीक है, देखो अधिसूचना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अधिसूचना क्या होती है। तो अधिसूचना जब भी कोई सरकार की ओर से कोई सूचना राजपत्रों या गजटों के माध्यम से जनसाधारण या जनमानस तक पहुंचाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, अधिसूचना कहा जाता है। और अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है आपका राजपत्र, या फिर इसको कभी कभी गजट भी लिखा होता है। ठीक है, तो गजट या राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। ऑप्शन बी है आपके पास सरकारी पत्र। देखो सरकारी पत्र क्या होते हैं, इसको शासकीय पत्र भी कहा जाता है, शासकीय पत्र। ठीक है, सरकारी पत्र शासकीय पत्र कहलाते हैं। देखो नाम से ही पता चला सरकारी पत्र, सरकार की ओर से जब भी कोई पत्राचार होता है उसको सरकारी पत्र कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पत्राचार हो गया, एक केंद्र से राज्य के बीच में पत्राचार हो गया, या एक देश से दूसरे देश के बीच में पत्राचार हो जाएगा, तो उसको क्या कहा जाएगा, सरकारी पत्र कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। जैसे हम लिखते हैं कोई आवेदन पत्र हम करते हैं तो उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका औपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे हम किसी प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं, आवेदन प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसको भी क्या कहा जाता है, औपचारिक पत्र। उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको औपचारिक पत्र कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी है आपके पास परिपत्र। परिपत्र क्या होते हैं, परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है, ध्यान रखना इसको गस्ती पत्र भी लिखा होता है। ठीक है, गस्ती पत्र इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि एक ही प्रति, जब सरकार की ओर से एक ही प्रति कई सारे विभागों को भेजी जाती है तो उसको कहा जाता है परिपत्र या गस्ती पत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। ठीक है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मात्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मात्रा। अब देखो मात्राओं का वर्गीकरण के हिसाब से स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया है। एक है आपके पास पहला इसका ह्रस्व स्वर, आपके पास लिखा है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है आपके पास प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, जिनमें भी एक मात्रा का समय लगता है उन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ऑप्शन बी है आपके पास दीर्घ स्वर, यानी कि बड़ा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो बड़ा क्या हो, जैसे हमने लिखा है आ, बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो गया। ठीक है, इसी तरह से बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ। ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ, आओ। ये क्या होंगे, ये इन्हें कहा जाता है दीर्घ स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, देखो प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग किया जाता है नाटकों और संवादों में किया जाता है। ध्यान रखना है, नाटकों और संवादों में प्लुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। जिनमें दो मात्रा से भी अधिक का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, प्लुप्त स्वर कहा जाता है। जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे हम लिखते हैं ना राम, राम। ठीक है, तो जहां पर भी हम लंबी, जैसे राम ओम हो गया, तो ये क्या कहलाते हैं, प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहे हैं चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए शब्द है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द आपको ढूंढना है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो श्रेष्ठ तो होगा नहीं, वर्ण भी नहीं होगा, क्या होगा, सही आंसर होगा द्विज। द्विज मतलब होता है, द्विज का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आपका द्विज। ठीक है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण को कहा जाता है द्विज। ठीक है, देखो चंद्रमा के कुछ पर्यायवाची आपको और भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका हो गया हिमांशु। हिमांशु किसका पर्यायवाची होते हैं, चंद्रमा का। ठीक है, हिमांशु ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान रखना है मयंक, ध्यान रखना है मयंक। मयंक भी किसका हो जाएगा, चंद्रमा का हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण के भी कुछ बता देता हूं। ब्राह्मण के आपको याद रखना है, जैसे विप्र, विप्र होता है ब्राह्मण का। द्विजाति, द्विजाति,
द्विजाति भी किसका होता है? ब्राह्मण का हो जाएगा। इसके अलावा भूदेव, भूदेव, भूदेव की किसका पर्यायवाची होता है? ब्राह्मण का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखो ऑप्शन ए आपके पास अंबुज, जलद, कुलवत, कुवलय और राजीव। ठीक है, तो किसका कौन सा नहीं होगा इसमें? देखो अंबु तो होता है, देखो अंबु मतलब होता है जल और ज मतलब जन्मा, जल में जन्मा यानी कि कमल होगा। ठीक है, जलद, देखो जलद नहीं होता है। ठीक है, जलद किसका होता है? ध्यान रखना है, जलद होता है बादल, जलद जो पर्यायवाची होता है बादल का होता है, इसी से समान लगता है जलज। ठीक है, तो लेकिन जलज किसका होता है? कमल का होता है, ध्यान रखना है, जलज कमल। आपको थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करके, जैसे आपको उसको समझ पता होना चाहिए कि जलज, जल मतलब जल, ज मतलब जन्मा, जल में जन्मा यानी कि कमल, तो ये भी किसका हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। बाकी कुवलय हो जाएगा और राजीव हो जाएगा, ये भी किसका है? कमल का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से एक वर्तनी शुद्ध दी गई है, आपने बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें। ठीक है, देखो व्यवहारिक, ये तो लग ही नहीं रहा है कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि सही होगा। ठीक है, तो व्यवहारिक ये भी गलत हो जाएगा। व्यावहारिक, ठीक है, ये भी गलत लग रहा है। वैवाहिक ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, व्यावहारिक। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना व्यावसायिक, व्यावसायिक, यहाँ पे एक ही मात्रा होती है, व्यावसायिक, डबल मात्रा नहीं होगी। इसी तरह से हम रासायनिक लिखते हैं, रासायनिक। ठीक है, तो रासायनिक हो गया। ठीक है, व्यावसायिक हो गया। ठीक है, कई बार आपके पास इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, अब देखो केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना, ऑप्शन है आपके पास 1971, 1961, 1975। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की गई थी 1971 में। ठीक है, ऑप्शन भी है आपके पास 1961। 1961 आपको ध्यान रखना है, 1961 में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की स्थापना की गई थी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली। ठीक है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब की गई थी? तो ध्यान रखना है, ये भी कई बार पूछ सकता है। 1961, 1960 में आपको ध्यान रखना है, 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी 1960 में। 1975 आपको याद रखना है, नागरी भाषा नागरी लिपि परिषद, नागरी लिपि परिषद की स्थापना की गई थी 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना मीराबाई द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास राग सोठा, ऑप्शन बी है आपके पास दान लीला, ऑप्शन सी है आपके पास नरसी का मायरा और ऑप्शन डी है आपके पास गीत गोविंद टीका। इसमें से कौन सा होगा? देखो राग सोठा का ये तो है। ठीक है, दान लीला नहीं होगा। ठीक है, दान लीला किसकी रचना है? रसखान, दान लीला रचना है रसखान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? ठीक है, अब देखो अ उपसर्ग किसमें नहीं है? अकथ, अकथ में बिल्कुल है अकथ। ठीक है, अनुज देखो इसमें नहीं होगा। देखो अनुज क्या होता है? अनु प्लस जा होता है। ठीक है, तो अनु उपसर्ग हो जाएगा इसमें। अनु मतलब होता है पीछे, जा मतलब जन्मा, जो पीछे जन्मा यानी कि छोटे भाई को कहा जाता है अनुज। ठीक है, बाकी अचूक भी हो जाएगा, अभेद भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका सही होगा, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 10 है, शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है आपके पास कर्ता, ऑप्शन बी है आपके पास कर्म, ऑप्शन सी है आपके पास संप्रदान और ऑप्शन डी है आपके पास संबोधन। ठीक है, शशि ने रोहित को पीटा, को कारक आपको ध्यान रखना है, को कारक क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा कर्म कारक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शशि ने रोहित को पीटा, कर्म कारक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, अब देखो स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। जैसे ऑप्शन ए है जलपान, जलपान किया, ठीक है, जलपान किया, तो ये नहीं होगा स्त्रीलिंग। जहाज बैठा, जहाज उड़ा, ठीक है, तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा। जुलूस निकला, जुलूस निकाला, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका जमीन, ठीक है। जमीन गीली है, जमीन सूखी है बोलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहे हैं धुंधला शब्द में विशेषण है। देखो धुंधला शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण यहां पर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। संख्यावाचक में, संख्यावाचक विशेषण हम आपको संख्या देखने को मिलती है, पूछा जाता है 4 5 जो भी होता है संख्यावाचक, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आता है और वो उसकी विशेषता बताता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा, जहां पे आपने पढ़ा होगा धुआं, सोना, चांदी, ये किस में आते हैं? ये आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, अब देखो जातिवाचक हिमालय, हिमालय क्या होगा? जातिवाचक नहीं होगा। देखो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। हिमालय के पर्वत तो जातिवाचक हो जाएगा। पशु भी जाति का बोध कराते हैं, पशु, ठीक है। गाय भी जाति का बोध कराता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से विलोम शब्द का गलत युग्म है। देखो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन ए आपके पास दक्षिण वाम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी है उद्धम। देखो उद्धम का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, उद्धम किसे बोलते हैं? उद्धम आपको याद रखना है, उद्धम मतलब होता है श्रम करना या परिश्रमी, परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है। तो उद्धम का निरुद्धम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आलस्य होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। उद्धम का विलोम शब्द होता है आलस्य, बाकी सभी विधि का निषेध हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 में लिखा है निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तो कौन सी नहीं आती है इसमें से? तेलुगु, अवधी, बांगरू, कन्नौजी। अवधी आपने पढ़ा होगा पूर्वी हिंदी में, ठीक है। बांगरू पश्चिमी हिंदी का भाग है, ठीक है। कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी में आता है, तो तेलुगु इसका इसमें नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी भाषाएं थी? जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे पास थी 14 भाषाएं, ठीक है। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं? 8 भाषाएं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 8 भाषाएं कौन कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई थी। तो पहला संविधान संशोधन आपको याद रखना है, पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा, ठीक है, ध्यान रखना है, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी 1961 में। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ था, दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, ठीक है। 1971 आपको याद रखना है, 1971 में, ठीक है। 1971 के साथ आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। आपको नमक से याद रखना है, ठीक है। कौन सा? नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी हो जाएगा, और कोंकणी हो जाएगा, ठीक है। नमक से याद रख सकते हो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये जोड़े गए थे संविधान संशोधन 1971 के तहत, ठीक है। दूसरा, तीसरा हुआ था, आपको याद रखना है, तीसरा संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, जिसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बी, डी, एम, एस से आप याद रख सकते हैं। बी से आपको याद रखना है बोडो, डी से आपको याद रखना है डोगरी, और एम से आपको याद रखना है मैथिली, और एस से आपको याद रखना है संथाली, ठीक है। तो ये टोटल 8 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अभी वर्तमान में हमारी संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? पीपल पात सरस मन डोला, ठीक है। पीपल पात सरस मन डोला में उपमेय है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पीपल पात सरस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो पीपल पात सरस मन डोला में है उपमा अलंकार, ठीक है।
उपमा अलंकार की डेफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है? जहां पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाए, ठीक है, वहां पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार, सबसे पहले तो उपमा अलंकार आपने पहचान लिया। उसके बाद आपने देखना है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। पीपल, पात, सरिस, मन, डोला। ठीक है, अब देखो हमें पहचानना है इसमें 4 अंग कौन कौन से होते हैं। पहला आपको याद रखना है, एक होता है उपमान, दूसरा आपको याद रखना है उपमेय, तीसरा याद रखना है इसमें वाचक शब्द, वाचक शब्द, और फोर्थ याद रखना है आपने साधारण गुणधर्म, साधारण गुण धर्म। ठीक है, साधारण गुण। अब आपको आपको ये पता होना चाहिए कौन इसमें उपमान है, उपमान। ठीक है, तो यह याद रखना है पीपल पात, यानी कि किसकी तुलना हो रही? तुलना हो रही है मन की, किसके साथ हो रही है? पीपल के पत्ते के साथ। तो जिसके साथ तुलना होती है या जिससे तुलना होती है उसको कहा जाता है उपमान। उसको क्या कहा जाता है? उपमान कहा जाता है। ठीक है, जिससे तुलना हो रही है, जिसकी तुलना हो रही है, सॉरी, तो उसको कहा जाएगा उपमेय। जिससे तुलना हो रही है उपमेय, जिससे साथ तुलना हो रही है उपमान हो जाएगा। सरिस आपको याद रखना है, जिससे हम इसकी पहचान करते हैं उसको वाचक शब्द कहा जाता है, वाचक शब्द। और डोला इसमें क्या हो जाएगा? साधारण गुणधर्म हो जाएगा, साधारण गुण धर्म। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? ठीक है, देखो गुण संधि देख पहचानना हमें। हिमालय, तो हिमालय की संधि होती है हिमधन आलय, हिमधन आलय। तो यहाँ पे अ प्लस आ मिलके बड़ा आ बना है। ठीक है, क्या बना है? बड़ा आ। तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये वाला देखते हैं, इसकी संधि होगी देवधन इंद्र, देवधन इंद्र हो जाएगा देवेंद्र। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास, इसकी संधि होती है तद धन लीन, तद धन लीन होगा। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होगी यहां पर। ऑप्शन डी है इत्यादि। ठीक है, इति धन आदि, इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, यण संधि जाएगी तो आंसर हो जाएगा इसका देवेंद्र गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ठीक है, अब देखो तद्भव शब्द आपको पहचानना है। इनमें से कौन सा तद्भव? अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है आपका। अग्नि का तद्भव होता है आपका आग। ठीक है, ये तो नहीं होगा। पुष्प, पुष्प भी आपका तत्सम शब्द है, तो इसका पुष्प का क्या होता है? फूल। ऑप्शन सी है आपके पास सलाका, सलाका भी आपका तत्सम शब्द है, इसका होता है सलाई, इसका सलाई होता है। जबकि 14 क्या है? तद्भव हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर होगा 14। 14 का जो तत्सम होता है वो होता है चतुर्दश, चतुर्दश। ठीक है, तो यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो श्रोता क्या होता है? जो हमारी बात सुन रहा है। वक्ता की बात जो सुनने वाला होता है होता है श्रोता, श्रोता। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको किससे हम बोलते हैं? जैसे तुम क्या है? मेरे लिए श्रोता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। तुम, तुम्हें, तुमको, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम जब मैं खुद की बात कर रहा हूं, जैसे मैं वक्ता हूं, तो वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे मैंने बोला मैं हो गया, मैंने हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम। जबकि अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? जब हम किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, थर्ड पर्सन जो है हमारे लिए, वह, उसने, उसके। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? ये होगा आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? देखो ए आपके पास यही होगा आपका आंसर, ए मूल स्वर नहीं है। ए बनता है आपका अ प्लस ए से, ये बन जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, ये हो जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, बाकी आपका री हो गया, ई हो गया और आ हो गया, ये आपके क्या है? ये आपके मूल स्वर है। ठीक है, ये आपके क्या है? मूल स्वर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास जीएस का। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इस दिन किसकी जयंती है? तो आपको ध्यान रखना है किसकी जयंती थी इस दिन। इसका आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका जयप्रकाश नारायण। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, देखो जन योजना का प्रारूप तैयार किया था MN रॉय द्वारा। ठीक है, आंसर होगा इनमें से MN रॉय द्वारा जन योजना का प्रारूप तैयार किया था MN रॉय ने 1945 में। ठीक है, अब देखो MK गांधी से आप MK गांधी से यह याद रखना है आपको, श्रीमान नारायण ने गांधीवादी योजना। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आता है गांधीवादी योजना किसने चलाई? तो श्रीमान नारायण। कौन है इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? श्रीमान नारायण ने किया था। कब किया था? 1944 में। तो गांधीवादी योजना 1944 में किसने? श्रीमान नारायण ने इसका प्रारूप तैयार किया था। जयप्रकाश नारायण से कई बार आपको पूछा जाता है सर्वोदय योजना, सर्वोदय योजना। तो सर्वोदय योजना का प्रारूप तैयार किया था जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था? 1950 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास, वैश्विक भूखमरी सूचकांक को सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? ठीक है, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, आंसर होगा इसका 2006। ठीक है, 2006 में प्रस्तुत किया गया था। अभी वर्तमान में अगर बात करेंगे, वर्तमान में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की अभी रैंक कौन सी है? 107वीं रैंक है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 2022 का है, 2022 तो क्या थी? 107वीं रैंक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, ऑप्शन बी है जनहित याचिका से, ऑप्शन सी है न्यायपालिका पुनरावलोकन से, और ऑप्शन डी है आपके पास न्यायिक स्वतंत्रता से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जनहित याचिका। ठीक है, क्या होगा सही आंसर? जनहित याचिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जनहित याचिका की अवधारणा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास कि जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो किस देश में हुई? सर्वप्रथम अमेरिका में। ध्यान रखना है, अमेरिका में सर्वप्रथम न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा विकसित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा याद रखना है न्यायिक पुनरावलोकन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का जनक, न्यायिक जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को। भारत में PN भगवती को। ठीक है, ध्यान रखना है भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है PN भगवती को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? किस संविधान संशोधन के तहत किया? ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, 31वां संविधान संशोधन, इसके तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ठीक है, ध्यान रखना है अभी रिसेंटली इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था। तो एक संविधान संशोधन अभी वर्तमान में अगर मैं बात करूं कि लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आपको आंसर होगा 550। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ते थे 552,
552 नहीं है, बल्कि अभी कितने हैं, 550 है। 2 एंग्लो इंडियन के पद थे जो वो समाप्त कर दिए गए इस संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन के तहत जो एंग्लो इंडियन के पद हैं वो समाप्त किए गए थे। जो 2 पद आप लोकसभा में पढ़ते थे वो समाप्त हो चुके हैं आप, ठीक है। तो 104वां संविधान संशोधन कब किया गया था, ध्यान रखना है 2019 में, ठीक है। एक ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, 41वां संविधान संशोधन, इससे आपको याद रखना है क्या, इससे याद रखना है राज्य लोक सेवा आयोग, इससे याद रखना है आपको राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की सेवानिवृत्ति की उम्र की राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति, ठीक है, सेवा निवृत्ति की आयु ध्यान रखना है 60 से 62 वर्ष। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो 41वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदोचित को विवेचित करता है, ठीक है। तो कौन सा होगा इसका, ऑप्शन ए है आपके पास अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 नहीं है। अनुच्छेद 70 में क्या है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन आपको याद रखना है, कार्यों का निर्वहन, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान, ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान आपको ध्यान रखना है, क्षमादान। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद कौन से आर्टिकल में, 74। तो इसका सही आंसर होगा नियुक्ति, जो भी नियुक्ति होती है, पदोचित किए जाते हैं तो अनुच्छेद 75 के तहत किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह देश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो। ऑप्शन बी है विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। ऑप्शन सी है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। और ऑप्शन डी है दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी। क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखो विदेश में 5 वर्ष नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति विदेश में 7 वर्ष तक लगातार रहा हो तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है, तो ध्यान रखना है अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है। अब देखो अवशिष्ट शक्तियां कौन से आर्टिकल में है आपका, ठीक है, आर्टिकल याद रखना है 248 में। अवशिष्ट शक्तियां किसमें, आर्टिकल 248 में, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मेसाबी रेंज कहां पर है। मेसाबी रेंज, तो मेसाबी रेंज हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है। मेसाबी रेंज कहां पर है, अमेरिका में है। और मेसाबी रेंज जानी जाती है लो अयस्क के लिए। किसके लिए जानी जाती है, लो अयस्क के लिए जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 30, टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान, कौन सी खान, डेगाना खान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो डेगाना की खान आपकी कहां पर है। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर होगा आपका डेगाना की खान आपकी स्थित है कहां पर, राजस्थान में, ठीक है। टंगस्टन उत्पादन के लिए डेगाना की खान है किस राज्य में, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहे हैं, भारत में सर्वोत्तम चाय कहां पैदा की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ऑप्शन ए है जोरहाट, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है दार्जिलिंग और ऑप्शन डी है आपके पास असम,
ठीक है। तो सर्वाधिक उत्तम किस्म की जो चाय होती है आपकी, वो होती है आपका दार्जिलिंग में, ठीक है। आंसर होगा इसका सी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको चाय, आपको ध्यान रखना है, एक आपको चाय बोर्ड पूछा जाता है पेपर में, चाय बोर्ड, दूसरा आपको चाय अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चाय अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? चाय अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका जोरहाट में, जबकि चाय बोर्ड कहां पर है आपका? चाय बोर्ड स्थित है आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। आंसर ये ध्यान रखना है, चाय बोर्ड अगर आपको पूछा जाए चाय बोर्ड कहां पर है आपका, तो चाय बोर्ड आपका कोलकाता में है, जबकि चाय अनुसंधान संस्थान आपका कहां स्थित है? जोरहाट, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ग्वादर पत्तन किस देश में स्थित है? तो ग्वादर पत्तन किस देश में होगा? बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, ठीक है। तो ये कहाँ है ग्वादर पत्तन? तो ग्वादर पत्तन आंसर होगा आपका बी, पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है इनमें से? तो कौन सा नहीं है इसमें? आंसर देखते हैं किसका आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा नहीं है। तो आंसर होगा इसका, पॉज कर देना थोड़ी देर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? ऑप्शन ए आपके पास यूरल, ऑप्शन बी है अरावली पर्वत, ऑप्शन सी है एंडीज पर्वत, ठीक है। तो आंसर होगा इसका एंडीज पर्वत। क्या होगा आंसर? एंडीज पर्वत। एंडीज क्या है आपके पास? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, नवीन वलित पर्वत। बस ये ध्यान रखना है आपका, एंडीज कैसा है? नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के नीचे कोर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, देखो पृथ्वी के कोर में आपका सर्वाधिक तत्व पाया जाता है लोहा, ठीक है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पृथ्वी के आंतरिक भूभाग, ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भूभाग आपको पता है 3 भागों में बांटा गया है। इसको कहा जाता है क्रस्ट, इसको कहा जाता है मेंटल, और इसको कहा जाता है कोर। करस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। करस्ट, मेंटल और कोर, यहां से एक तो एक क्वेश्चन आता है कि करस्ट, मेंटल और कोर में पृथ्वी के आंतरिक भूभाग को करस्ट, मेंटल और कोर में किसने बांटा? तो किसने बांटा? ध्यान रखना है, ग्रांट ने। पहला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ग्रांट ने, ठीक है। किसने बांटा? ग्रांट ने। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, पृथ्वी का जो करस्ट है ये बना आपका सियाल, सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम। यहां पर आपको ध्यान रखना है सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। और आप नीफे, नी से होता है निकिल और फेरस, ठीक है, फेरस यानी कि लोहा। तो सर्वाधिक मात्रा में यहां पर फेरस पाया जाता है, किसमें? कोर में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कोर में सर्वाधिक मात्रा में फेरस, निकिल और फेरस, उसमें भी सर्वाधिक मात्रा में फेरस पाया जाता है, ठीक है। तीसरा इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सीमा, सियाल और निफे में किसने बांटा था इसको, पृथ्वी के आंतरिक भाग को? तो ध्यान रखना है सुएज द्वारा। सीमा, सियाल और निफे में किसने बांटा? सुएज ने बांटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह का है? ठीक है, देखो शुक्र, शुक्र और मंगल, ठीक है। देखो दोनों का ग्रुप सही होना चाहिए। मंगल, आपको पता है मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिवोस, ठीक है। फोबोस और डिवोस किसके हैं? 2 उपग्रह मंगल के। बुध के उपग्रह नहीं है, मंगल का, अभी बताया मंगल के कौन से हैं? फोबोस और डिवोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, पृथ्वी का भी उपग्रह है, ठीक है। बृहस्पति आपको बात पता है, बृहस्पति कई बार बहुत सारे ग्रह, मतलब कभी सबसे ज्यादा ग्रह बृहस्पति के हो जाते हैं, कई बार शनि के हो जाते हैं, तो ये मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, तो बृहस्पति के भी उपग्रह है। और ऑप्शन डी आंसर सही होगा आपका, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते, ठीक है। तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा राजाराम मोहन राय, तीसरा जे.ए. हिक्की, ठीक है, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा जे.ए. हिक्की द्वारा 1750
50 में। कब? 1750 में जे ए हिक्की 1780 होगा, सॉरी ठीक, 1780 में जेम्स हिक्की द्वारा पहला समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? फलक संस्कृति निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, कांस्य काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सही होगा। फलक संस्कृति का संबंध है आपका मध्य पुरापाषाण काल से। फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति कहा गया। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये फलक बने होते थे, ये बने हुए थे जैस्पर चैट नामक एक पत्थर होता था, जैस्पर चैट नामक पत्थर, उससे निर्मित किया जाता है। एक चमकीला पत्थर होता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है फलक संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, किसके शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? किसके शासन काल के दौरान? तो आंसर होगा इसका सीधा गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश, अजंता गुफा। ठीक है, अब आपको पता है अजंता गुफा कहां पर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा याद रखना है, अजंता की गुफाओं को कब यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था? तो ध्यान रखना है 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका बी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर सीधा बी होगा। चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था ये हुआ था लगभग 948-49 के आसपास। ठीक है, और इसमें चोलों की हार हुई थी, चोलों की हार। ठीक है, चोलों की हार हुई थी। इतना ही इंफॉर्मेशन इसकी मिली है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। खिलजी वंश कब करी थी? 1290। ठीक है, ध्यान रखना है 1290 में खिलजी वंश की स्थापना करी थी। दूसरा याद रखना है इससे, इनका जो बचपन का नाम था ये था अली। इसका जो बचपन का नाम था, ध्यान रखना है, अली गुरसास। अली गुरसास क्या था? अली गुरसास इसका बचपन का नाम, कई बार पूछा जाता है। दूसरा ध्यान रखना है, इनको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त परंतु सीधे राज्य से वेतन पाने के स्थान पर मनसबदारों से वेतन पाने वाले सैनिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए बालाशाही, ऑप्शन बी है बरवार्दी, ऑप्शन सी है कुमकी और ऑप्शन डी है दाखिली। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका दाखिली। दाखिली कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू करी थी? ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है। अकबर द्वारा। कब की गई थी? ध्यान रखना है 1575 में। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? अकबर ने करी थी। कब करी थी? 1575 में करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ठीक है, किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का। दूसरा ऐसे क्वेश्चन में आता है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को यहाँ बुलाया था। ठीक है, गांधी जी को इस चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने को किसने बुलाया था, किसने प्रेरित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। इन्हीं के कहने पे
गांधी जी ने क्या किया था, चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? कौन सी है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक? तो ध्यान रखना आपकी कौन सा होगा, CO2 होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन आता है कई बार आपके पास कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पौधे, जो पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मोतिहारी अमेलखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास हाल ही में किया गया, यह भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर देना, पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह भारत और किसके बीच है, भारत और नेपाल के बीच। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच हाल ही में की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है? तो विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में? इसका आंसर होगा आपका, सही आंसर होगा सी, अजय बंगा को। ठीक है, अजय बंगा को विश्व बैंक का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया, भारतीय मूल के हैं अजय बंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास, अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज कौन बनी? ठीक है, तो कौन, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका मनप्रीत मोनिका सिंह, आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दलें हैं? ठीक है, तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलें कितनी है? इनकी संख्या है 6। अब 6 कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हाल ही में आपको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, तो आप भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, तो आपको पता है बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, INC हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, फिर BSP हो जाएगा, CPI हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको याद रखना है आप, आम आदमी पार्टी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, छठी पार्टी आपको ध्यान रखना है, छठी कौन सी है? छठी है आपके पास NPP। ठीक है, NPP क्या है? नेशनल पीपुल पार्टी। ठीक है, CPI कंजर्वेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, आप आम आदमी पार्टी हो जाएगा, BJP भारतीय जनता पार्टी, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, BSP बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, तो वर्तमान में 6। क्वेश्चन नंबर 48 है, MS वर्ड प्रलेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में से कौन सी फीचर मदद करती है? ठीक है, तो कौन सा होगा इसमें? इसका आंसर होगा आपका पिक्चर आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो परिवर्तित करता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। ठीक है, आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में। ठीक है, एक आपको असेंबलर पूछा जाता है, तो असेंबलर याद रखना आपको, असेंबलर आपको याद रखना है, क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में। ठीक है, ये बहुत मशीनी भाषा, या कई बार इसको बाइनरी भाषा भी लिखा होता है, मशीनी भाषा की बाइनरी भाषा होती है। तो असेंबलर याद रखना है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है असेंबलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो आंसर होगा इसका स्टैटिक IP एड्रेस, ये रोजाना नहीं बदलता है, बाकी सारे रोज चेंज होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 50 क्वेश्चन। धन्यवाद। इससे पहले GS और हिंदी का सॉल्यूशन आपको यशपाल सर ने कराया, आज मैं आपको रीजनिंग और उत्तराखंड का सॉल्यूशन कराऊंगा। आइए देखते हैं रीजनिंग का पहला सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और आपके पास लिखा है BOME इज इक्वल टू 5, लॉइन बराबर 2, पेन बराबर 25 और गेम बराबर आपको बताना है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, सीरियल नंबर लिखना आप उसको 2, 15, 13 और 5। इनको कैसे एडजस्ट करें कि 5 आ जाए? तो सबसे पहले आप जितने भी वाउल्स हैं इंग्लिश के उनको ऐड करो। वाउल्स पहले में 15 नंबर पे और दूसरे में 5, और इनका सम आ गया 20। कॉन्सोनेंट 13 और 2 15, तो 20 माइनस 15 तो क्या आ गया? 5। समझ में आया? क्या करा? ऐसी लॉइन का चेक करिए, L 12, 9, 15, 14। फिर वही वाउल्स कौन कौन से हैं? I और O। 15 9 कितना होता है? 24। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब कॉन्सोनेंट 12 और 14, इन दोनों को भी ऐड करा और इनका डिफरेंस कितना आया? 2। तो आया डिफरेंस 2। ऐसे ही आपको चेक करना है पेन। ठीक, ये चेक आपने करना है अब। और अब मैं आपको गेम G आता है 7, 1, 13, 5। इसमें वाउल्स 5 और 1 6 और 13 और 7 20, और 20 में से 6 गया तो क्या आंसर आएगा? 14। आप लोग कह रहे थे क्वेश्चन डाउटफुल है, कहां है डाउटफुल? क्वेश्चन नंबर अगला, संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? बताओ, बताइए। ऐड करके आया? नहीं आया ना? कोई कह रहा है ये भी सवाल गलत दे रखा सर आपने सीरीज। कभी दिमाग लगाया जोड़ने घटाने के अलावा कुछ और? देखो, यह है जनवरी। कितने दिन होते हैं जनवरी में? कितने होते हैं? ये फरवरी, ये मार्च, ऐसे आगे ऐड करना। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। क्या आंसर होगा? अब बताओ। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 31 और 31। भाई क्लियर हो सबका? किसी का ऐसे तो नहीं डाउट है इसमें? रीजनिंग ध्यान से समझना सबके सब। क्वेश्चन नंबर 13। अब आया क्लॉक का क्वेश्चन। भाई कई बार पूछता है, पिछले कई पेपरों में देखा होगा आपने, एनटी हो चाहे पीसीएस हो चाहे कोई सा भी पेपर है, बहुत बार क्लॉक से क्वेश्चन पूछता। भाई आपको क्वेश्चन कह रहा है 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने अधिक चलती है, यानी कितना अधिक इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस होगा। भाई मिनट और उसकी, क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई इसमें। ठीक है, आपने क्या करना है कि एक क्वेश्चन कह रहा है 16 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच अंतर कितना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया सबने? ठीक, अब आपको यह पता है कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण आती है? 360। और 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक, तो अगर 1 घंटा लेंगे तो 1 घंटे के मिनट बनाओ तो 12 से 1 आएंगे। जैसे आप ये 12 और 1 घंटा तो 1 हो गया, लेकिन मिनट कितना इनके बीच? 5 मिनट। तो 5 मिनट में आप ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण। समझ में आया? ये 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और अब कितने मिनट है यहाँ? 16। तो 16 मिनट में कितने का कोण? 96 डिग्री। ये तो केवल किसने बनाया? मिनट की सुई ने। ठीक, अब फिर ऐसे कह रहा है घंटे की सुई भी 16 मिनट चल रही है। अब 16 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आपको यह पता होना चाहिए कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? आधा डिग्री। जब 1 मिनट में आधा डिग्री तो 16 मिनट में बताओ कितना डिग्री होगा? भाई 16 का आधा ही तो होगा, और 16 का आधा कितना होता है? 8। बस अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, और 96 में से 8 घटाओ तो क्या आंसर आएगा? 88 डिग्री। ठीक,
समझ गए सबके सब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। फिर कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बताइए, सोचो जरा इसको। ये लिखा है 255, 366, फिर 479, 684। आ रहा समझ में कि क्या करना है इससे आगे? नहीं आ रहा ना। इसमें ये है 5, क्या है ये 5। इस 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है 5 का वर्ग 25। ऐसे ये 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, इस 8 का वर्ग 64। अब किसका वर्ग आएगा? अरे 9 का वर्ग आएगा, और 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो क्या आंसर होगा 891। समझ गए सबके सब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करा? ठीक, आइए अगला क्वेश्चन फिर अब। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा भाई सही क्रम ज्ञात कीजिए। पिछले कई बार पेपर में यूके ट्रिपल एस ने सवाल पूछा है, लेकिन बच्चों को समझ आता नहीं है क्या चीज ये। ठीक, कभी नहीं कभी कभी आपके पास 5 ऑप्शन है, इनको आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अब ये ऐसे समझ में आएगा नहीं, अगर मैं बताऊंगा इसका आंसर ये, तो ऐसे समझ में आपको भी समझ नहीं सकते। आप इसे समझोगे कैसे? देखो, सबसे पहले एक छोटी सी कहानी समझो। मैं कभी किसी से मिलने गया, हमेशा, सबसे पहले कब मिलने गया? हमेशा। ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा मिलना कम हुआ, एक मिनट, देखो सबसे पहले मैं किससे मिलने गया? हमेशा, तो कौन सा वाला है 5। फिर मिलना थोड़ा सा कम हो गया, सामान्यतः, ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद मिलना थोड़ा उससे भी और कम हुआ, कभी कभी। और फिर उसके बाद और मिलना कम हो गया, यदा कदा, कभी मिल गया मार्केट में चलते फिरते। और फिर उसके बाद लास्ट में कभी नहीं। ठीक, कई बच्चे कह रहे गुरुजी पहले कभी नहीं आएगा। जब कभी नहीं हो जाएगा पहले, तो मिलोगे कैसे फिर? ठीक, तो क्या ऑप्शन है इसमें अब? 5, 3, 2, फिर 4 और फिर 1। तो 5, 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी। हमेशा, सामान्यतः, कभी कभी, यदा कदा और कभी नहीं। समझ गए सबके सब कि कैसे हो आप ये? अगर आप ऐसे मिलाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या कह रहा है। समझ गए? अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 56। आपको क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है 11 गुणा गया 12 गुणा गया 13, और क्या दे रहा है 234। इसके बाद इसको गुणा करके ये दे रहा है, और इसको गुणा करके, अब बताओ आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया कैसे। ठीक है, कैसे आया? देखो, ये 11 में डबल 1 है, तो मैंने क्या करना है 1 + 1 कितना आया 2, 1 + 2 कितना आया 3, और 1 + 3 कितना हो गया 4। समझ में आया कैसे आए? ऐसे आपको ये भी चेक करना है, 4 और 2 कितना हो गया 6, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 3 और 5 कितना हो गया 8। तो समझ गए कैसे आया? अब लास्ट आपके पास जो सॉल्व करना है, तो 3 + 1 कितना आएगा 4, 4 + 3 कितना आएगा 7, और 5 + 4 कितना आएगा 9। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए सबके सब? छोटी छोटी चीजें हैं, यानी कि गुणा दीर्घ साइन तो गुणा करना है, गुणा गणित में करते हैं, रीजनिंग में नहीं, देख के करना है यहाँ। ठीक, अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन कह रहा है 57। एक क्लब में 19 हॉकी खिलाड़ी हैं। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी शर्ट और पैंट पहने हुए थे। उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट अथवा शर्ट के नहीं था। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पैंट पहने हुए थे। तो बताओ कितने खिलाड़ी पूरी वर्दी में थे? कितने ऐसे खिलाड़ी वगैरह पूरे वर्दी में थे? कभी जमाने में आपने पढ़ा होगा बचपन में सेट थ्योरी। ठीक, और जब आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, NA यूनियन B बराबर NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। पढ़ा फॉर्मूला कभी? यूनियन का मतलब होता है कुल, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों। इसका मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो गई।
ठीक, अब प्रश्न पढ़ो जरा। हॉकी खिलाड़ी टोटल कितने थे? तो 19 कह रहा, तो मैंने कुल के नीचे लिख लिया 19। ठीक, बराबर NA का मतलब कि कितने खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहने हुए थे, तो ए का मतलब जिन्होंने केवल शर्ट पहना वो है 14। कितने खिलाड़ी जिन्होंने केवल और केवल पैंट पहनी हुई थी, कितने हैं वो? तो वो है आपके क्वेश्चन दे रखा है 11। और आपको कह रहा बताओ दोनों कितने, दोनों तो हमने निकालना है, तो दोनों आप इसको सेम ऐसे लिख लीजिए, 11 14 25, ये 19 है, यहां हो गया 25 और ये माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का NA इंटरसेक्शन B बराबर 25 माइनस 19। अब घटाओ 25 में से 19 कितना होता है बताओ? घटा लोगे या मैं घटाऊं इसको? बताओ कितना होता है? मुझे घटाना पड़ेगा, तुम लोग तो घटाओगे नहीं, क्यों? समझ गए ना सबके सब? बहुत सिंपल है। अब अगला सवाल देखो भाई, आकृति दी गई, आजकल पेपर का पैटर्न बन गया ना, आपने सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर देखा होगा, ठीक है? दिया था उसमें चित्र वाले, किसी ने कल्पना नहीं की कि ऐसा चित्र वाला प्रश्न आएगा। कहते ना सिलेबस है ही नहीं दे रखा, अब आया सिलेबस में, तब वहां का पाल पकड़ूंगा अपना। देखो कह रहा है 4 आकृति दे रखी है आपको और 3 एक समान है, एक अलग है। देखो जरा आप ध्यान से, कोई तो कह रहा है गुरुजी ये अलग है, ये कैसे अलग है भाई? कोई कह रहा है ए। अरे ध्यान से देखो, मुझे उत्तर मत बताओ, यहां देखो जरा ध्यान से, दिमाग लगाइए सबके सब। देखो भाई कुछ ऑप्शन ए, सर्कल बना है, एक लाइन खींची, उस लाइन ने दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है? ऑप्शन बी, ट्राइंगल है, एक लाइन खींची, इसको भी 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए ना। तीसरा रेक्टेंगल है, एक लाइन खींची, इसको भी 2 बराबर भागों में, ठीक। चौथा आपको क्या बना दिया? जो फिगर बना रखा है इसमें एक लाइन खींची, क्या है? दोनों बराबर भाग में है बराबर भाग में? नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसलिए ये तीनों से अलग है। समझ गए ना? हाँ, तुक्का नहीं मारना है, समझ गए? चलो अगला फिर देखो, दर्पण प्रतिबिंब। एक क्वेश्चन आता भाई दर्पण प्रतिबिंब से, और एक आता जल प्रतिबिंब। बच्चों ने पूछते हो ना, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता? उस समय तो किसी को पता था नहीं है होता क्या है। तो दर्पण प्रतिबिंब में याद रखना, जो चीज आप, अगर दर्पण यहां है तो ये हमेशा उल्टा हो जाएगा, ठीक। दर्पण यहां है तो ये वाला एरो इधर को मुड़ जाएगा, ये वाला इधर को मुड़ जाएगा। अब देखो जरा कौन सा मुड़ रहा है इसमें, याद रखना है दर्पण में। और जल में सीधे क्या होता है? उल्टा। जल में क्या हो जाएगा? इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अब दर्पण यहां है तो ये ऐसा उल्टा हो जाएगा सीधे, तो इसके अनुसार इसका उल्टा इधर आना चाहिए ना एरो, तो आ गया एरो इधर, एरो आ गया इसका इधर, ठीक। इस वाले में एरो इधर आ रखा, इस वाले में, यानी ये 2 तो है ही नहीं ऑप्शन। अब इन दोनों में और देखो, इसका बीच में है सर्कल, इसका बीच में सर्कल, लेकिन इसका बीच में क्या है? सर्कल ब्लैक नहीं होगा ना, इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका आंसर नंबर सी। समझ गए? दर्पण प्रतिबिंब में, ठीक। अगला सवाल, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन भाई, ठीक। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा? बताओ कौन सा दिन होगा परसों? बताओ, कई बार आता है इस तरीके से सवाल। अब जरा इसको ध्यान से देख लीजिए भाई कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको आज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आज। अब ये मैंने आज मान लिया, अगर वो बोलेगा होगा या बोलेगा है, तब तो आपको आज से इधर की ओर जाना है, समझे? और अगर वो बोलेगा था, यानी जो बीता हुआ है, ठीक, तब आपको आज से इधर पीछे की ओर आना है। सबसे पहले तो ये समझना आपको, ठीक। इस प्रश्न में आज दिया नहीं है, ये आज आपको अपनी तरफ से मानना है हर प्रश्न में, ठीक। क्योंकि जब तक आज पता नहीं होगा
तो ना तो आप कल का बता पाओगे ना परसों का। मैं कहूंगा मेरी एज बताओ भाई 3 साल बाद कितनी होगी, बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, क्यों? मेरी वर्तमान एज नहीं पता ना आपको, प्रेजेंट एज कितनी है। अगर मैं आज की एज बताओगे तो आप 3 या 30 साल बाद बता दोगे सीधे। ठीक, तो सबसे पहले क्या मानना है? आज। मैंने ये मान लिया आज, यहां नीचे भाई दोबारा। अब प्रश्न पढ़ो, बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था। काल जरूर याद रखना, हिंदी में पढ़ा होगा आपने था, तो था ये है, तो किधर जाना है? इधर की तरफ। तो बीता कल, ये आज है तो ये है बीता हुआ कल। ठीक, और इससे कितने दिन पहले? 2 दिन पहले, यानी 1 और 2। अब कई बच्चे कहते हैं 2 दिन पहले, तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी लेने के लिए कहते हैं। यहां 1 दिन एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मैंने आज एक्स्ट्रा ले लिया है। समझ में आया कि यहां मैंने एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेना? तो ये बात कर रहा, इस दिन था फ्राइडे। इस दिन कौन सा वार है? फ्राइडे। ठीक, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा? ये हो जाएगा सैटरडे, ये हो जाएगा आपका संडे, यानी आज कौन सा वार है? आज है आपका मंडे। इतना समझ में आया? अब आगे कह रहा है, तो परसों कौन सा दिन होगा? जब आज आपको पता लग गया तो ये होगा कल, और इसके बगल में परसों। ठीक, तो मंडे के बाद ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। तो परसों कौन सा बार होगा भाई? बुधवार। तो ऑप्शन नंबर जिनका डी है उनका सही है भाई। ठीक, इस प्रकार रीजनिंग के 10 क्वेश्चन की सीरीज का सॉल्यूशन हो गया है। अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको आसान तरीके से सॉल्व करा दिए। बाकी आप कितना करते पेपर में, कितना नहीं करते, ये आप देखना भैया। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद उत्तराखंड का पोर्शन भाई। ठीक है, इसके पोर्शन पे आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में तो अपने को तुम लोग माहिर समझते हो ना। ठीक, अब उत्तराखंड में क्वेश्चन नंबर पहला 61, उत्तराखंड का जो क्वेश्चन है 61, उत्तराखंड राज्य का पहला हेल्थ एटीएम कहां स्थापित किया गया? कुछ समय पहले स्थापित हुआ था भाई, ये बताओ कहां स्थापित हुआ? आजकल आपने देखा अनाज एटीएम स्थापित हो गया, दूध एटीएम स्थापित हो गया, ऐसे ही हेल्थ एटीएम भी स्थापित हो गया। इससे आपको जल्दी जल्दी जितने आपको पेंडिंग वर्क है, या जैसे कोई किसी को नंबर लगाना है या किसी को डॉक्टर को दिखाना, फटाफट आ जाएगा जो भी नंबर है। ठीक, तो कौन से उसमें हुआ? ये हुआ आपका राजधानी देहरादून में। समझ गए? ठीक, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 62। बताओ भाई, थोड़ा सा यूनिक सवाल है। ठीक, कई बच्चों ने सुना ही नहीं होगा ये सवाल, कि महाभारत के सभा पर्व में शिवालिक श्रेणी को बताओ किस नाम से संबोधित किया गया? शिवालिक को। तुम्हें तो केवल 3 ही पहाड़ी पड़ी ना। ठीक, ये उत्तराखंड के मैप में आपने पढ़ा, ये तो है सबसे नीचे शिवालिक, ऐसे शिवालिक पहाड़ी ऐसी होंगी भाई। उसके बाद मध्य हिमालय की पहाड़ी, थोड़ा और लास्ट आपकी ग्रेट हिमालय की पहाड़ी। पहाड़ियों को पहचान लेना भाई कैसे बनती पहाड़ियां। शिवालिक वाली ऐसी है, इसमें थोड़ा और कर्व होगा, और ये थोड़ा सा नुकीली। ठीक, अब आपको कह रहा सभा पर्व के अनुसार, तो सभा पर्व के अनुसार शिवालिक नाम है किसका? सबसे पहले तो ये बताओ, जिसको नहीं पता आंसर तो है आपका उपगिरी कहते थे भाई। क्या कहते थे? उपगिरी। अंतरगिरी का मतलब होता है महान हिमालय, या जिसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। ठीक, समझ में आया? कभी पूछ सकता है आपसे ये। और बहिर्गिरी का मतलब लघु हिमालय। तीनों समझ गए अब? ये ठीक, जरूर नाम याद रखिए इनका, अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी। अब मैंने यहां पर हिमालय की आपको पर्वत चोटियां बनाई। यह है आपका तराई क्षेत्र, ये वाला। एक सवाल पूछा था ना, इसलिए बता रहा हूं आपको। तराई क्वेश्चन आता है, तराई या जो मैदान है, इसको आप क्या कह सकते हैं? मैदान भी कह सकते हैं। तो पूछा गया सवाल कि मैदान और शिवालिक के बीच में कौन सी भ्रंश रेखा पाई जाती है? कौन सी पाई जाती है? HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। लोअर पीसीएस का पेपर देखना, उसमें पूछा गया सवाल है। फिर शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में भी एक रेखा पाई जाती है। ठीक, तो कौन सी रेखा पाई जाती है? MBT। कौन सी रेखा पाई जाती है?
MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ऐसी ही एक रेखा बाह्य हिमालय, सॉरी जो लघु हिमालय है और जो आपका ग्रेट हिमालय है, इसके बीच पाया जाता है MCT। कौन सी लाइन पाई जाती है? MCT। अब जहां जहां ये रेखा पाई जाएंगी वो वाला क्षेत्र आपको समतल दिखेगा। कैसे दिखेगा? समतल। और ऐसे ही पहाड़ों में समतल क्षेत्र का नाम क्या दे दिया? गैरसैंण। गैर का मतलब गहराई में और सैण का मतलब समतल। तो गहराई में समतल क्षेत्र का क्या नाम है? गैरसैंण। जानते हैं ना गढ़वाली में क्या कहते हैं समतल क्षेत्र को? सैण। ठीक, समझ गए। बाकी कई बार पूछ लेगा शिवालिक को पुराणों में किस नाम से जानते हैं? तो ये आप सबको पता है, मैनाक पर्वत। क्या कहते हैं इसको? मैनाक पर्वत। बाकी प्रश्न तो बहुत है शिवालिक से, कितने जिलों में फैला है, कितने जिलों में मध्य हिमालय, कितने जिलों में आपका ग्रेट हिमालय, कभी क्वेश्चन पूछ लेगा। उत्तराखंड का पर्यटक स्थल जैसे बोलेगा रानीखेत, कौन से हिमालय में? तो याद रखना मैक्सिमम पर्यटक स्थल उत्तराखंड के मध्य हिमालय में। जब कभी नहीं आता तो का मार देना मध्य हिमालय। ठीक, समझ गए? क्लियर है ना सबको? अगला भैया क्वेश्चन नंबर 63। भागवत पुराण या विष्णु पुराण में अलकनंदा का उद्गम किस स्थान से बताया गया है? कई बच्चों ने तुक्का मार दिया सतोपंथ। अरे क्वेश्चन तो पढ़ो ठीक से। क्या कह रहा है वो? कि भागवत पुराण और विष्णु पुराण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अब आप सतोपंथ थोड़ा कहोगे, वो तो वर्तमान ओरिजिन है इसका उद्गम क्षेत्र, लेकिन उस समय उसे क्या बताया गया? गंधमादन पर्वत बताया गया। क्या बताया गया? गंधमादन पर्वत। और गंधमादन पर्वत आपको पता होगा कौन से नेशनल पार्क के आसपास है? फूलों की घाटी के आसपास है। कौन सा पर्वत? गंधमादन पर्वत। ठीक, किसने करी फूलों की घाटी खोज? किसने करी? फ्रैंक स्माइथ ने। किसने करी? फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में एक किताब लिखी उन्होंने, द वैली ऑफ फ्लावर। इस पुस्तक के माध्यम से दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है फूलों घाटी की ओर। बाकी वहां जाना, कभी घूमना, तब पता लगेगा क्या है वहां क्या नहीं है। ठीक है, अब आता है सतोपंथ। क्या कहते हैं सतोपंथ को? 3 कोणों वाला ताल। किसे कहते हैं? 3 कोणों वाला ताल। और 3 कोणों वाला ताल कहते हैं सतोपंथ। कहते हैं कभी जमाने में ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहां क्या करी थी? तपस्या की थी। ठीक, और सतोपंथ से आज उद्गम होता है किस नदी का? अलकनंदा नदी का। समझ रहे हैं? ये तो तुमने पढ़ रखा होगा कि नहीं पढ़ रखा? ये भी है। नर नारायण पर्वत, खूब भीड़ लग रखी है आज नर नारायण पर्वत पर आजकल। यात्रा सीजन आपने देखा ना आजकल। ठीक, और नर कौन है कई बार पूछता है, और नारायण कौन है? कौन है बताओ? अरे नर किसकी ओर इशारा करता है? अर्जुन, और नारायण भगवान विष्णु। ठीक, और इसी नर नारायण पर्वत के बीच बसा है आपका बद्रीनाथ धाम। कहते हैं कि इतिहासकार कि कभी जमाने में क्या होगा? नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और तब बद्रीनाथ का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? पूरा समाप्त। तब बद्रीनाथ की जो पूजा होगी कहां होगी? भविष्य बद्री में। ठीक, अब क्या कहां है क्या है ये आप पढ़ लेना। इसके बाद अगला कामेट पर्वत। भाई कामेट पर्वत सबसे पहले तो ये पूछा किस जिले में? कहां है? कहां है? चमोली में। ठीक, ऊंचाई पूछेगा भाई कामेट पर्वत की कितनी है? इसकी ऊंचाई 7756। क्या किलोमीटर है मीटर? एक तो कह रहा है किलोमीटर। अरे इतना लंबा होगा क्या? ऐसी तो मारते हैं तुक्का, जिसको थोड़ा बहुत पड़ता ना जो कभी कभार वाला। ठीक, अब ये तो सबको पता है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, इस कामेट पर्वत की ऊंचाई कितने फीट है? बताओ आप। इससे पहले पूछा गया सवाल है ना कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितने फीट है? रट रखा तुमने 207.5 मीटर। ऑप्शन में था ही नहीं, देखते रहे तुम, ऑप्शन ढूंढते रहे, पूरे पेपर में कहीं नहीं मिला। क्यों? ठीक, इसकी जो ऊंचाई है याद रखना कितने फीट है? 855 फीट।
ठीक है। और इस कामेट पर्वत की ऊंचाई 25,446 फीट। याद रखना भाई, कभी पूछ सकता आपसे। ठीक, इसके अलावा अगर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई पूछेगा, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, मीटर में तुम्हें याद है? मीटर में बताओ मुझे, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो, फीट में बताओ कितनी है। मीटर तो सभी को याद है, फीट में बताओ जरा कितनी है नंदा देवी की ऊंचाई? पश्चिमी नंदा देवी, इसको भी ध्यान रखना भाई। नंदा देवी भी कौन सा? एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है। ये है सबसे ऊंची चोटी। एक बार पेपर में पूछा था, तब पेपर में तुम्हें याद नहीं आ रहा पश्चिमी है पूर्वी है, जब जिसका मन जैसे करा वैसे तुक्का मार दिया। फिर इसकी ऊंचाई है 25,643 फीट भाई। याद रखना दोनों के दोनों। ठीक, समझ गए ना? अब बस बहुत है इतना, इसे ज्यादा मत जानो। क्वेश्चन नंबर अगला भाई, बताओ, ये भी सवाल है आपके पास। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में किस राजाओं ने या किन राजाओं के बड़े आकार के सिक्के नहीं चलाए? तो यानी किसके बड़े आकार का सिक्का नहीं मिला इसमें? अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, 8 प्रकार के सिक्के चलाए। 8 राजाओं के नाम मिलते हैं इस सिक्के में। ठीक, लेकिन कौन सा है जो बड़े आकार का नहीं है? बताओ। हो गया ना टफ सवाल। अब राजाओं के नाम तो याद है, लेकिन बड़ा छोटा सिक्का तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। कौन सा है? शिवपालित। इन तीनों के, शिवदत्त, हरदत्त और गौमित्र के बड़े आकार के सिक्के मिले। इसके अलावा शिवपालित के अलावा जितने भी राजा होते, मगध, हरिदत्त, ठीक, आसेक, विजयभूति, जितने भी राजा हैं आपके, उन सब का छोटे आकार के सिक्के मिले भाई। अगला सवाल आपसे पूछ सकता है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कौन सी धातु में बनी थी? बताइए, कौन सी में बनी थी? ताम्र धातु में। कौन सी धातु में? ताम्र। कौन से वंश है ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा? अगर वंश का नाम पूछ लिया, अरे पढ़ा कभी वंश? नहीं पढ़ा। कुणिंद वंश की मुद्रा है। कुणिंद वंश का राजा है कौन? ठीक, और एक ऐसी मुद्रा पढ़ी होगी आपने, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा पढ़ी? कई बार पूछता है अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा, और ये जो थी ताम्र और रजत, मतलब चांदी, इन दोनों में थी भाई ये अल्मोड़ा प्रकार की, सॉरी, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा। ठीक, बाकी आप लोग पढ़ लेना इसको ठीक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ भाई, जिस चंद शासक ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अपनी सेना अहमद शाह अब्दाली की सहायता के लिए भेजी? पता है ना पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? कब हुआ? क्या पता होना तुम्हें? पढ़ते लिखते तो हो नहीं। अब खुद ही पढ़ना कब हुआ कब नहीं हुआ। युद्ध जरूर याद रखना भाई, जीएस में बहुत युद्ध पूछता है। वांडीवास हो गया, पानीपत हो गया, प्लासी हो गया, ठीक, बक्सर हो गया। इसमें जो सेना भेजी, वो भेजी चंद शासक किसने? दीपचंद ने। एक काम अच्छा करा दीपचंद ने, बाकी और तो नालायक था ये भी। ठीक, इसने किसके नेतृत्व में सेना भेजी? किसके नेतृत्व में भेजी? हरिराम और बीरबल नेगी के। किसके नेतृत्व में? हरिराम और बीरबल नेगी के नेतृत्व में 400 चंद सैनिक भेजे इसने अफगानों की सहायता के लिए। ठीक, कुमाऊं के इतिहास में किस नाम से जानते हैं इसको? दीपचंद को। बताओ क्या नाम है? गूंगा राजा। बोलता नहीं था ना ये भी, चुप रहता था बेचारा। ठीक, क्यों चुप रहता था? क्योंकि सारा सर्वे सर्वा तो हसदेव जोशी था कुमाऊं का चाणक्य। ठीक, तभी तो इसको हराया इसके चचेरे भाई मोहनचंद ने। बोला तेरी बस की कुछ है नहीं, निकल, खाली खा रहा सो रहा बस। उद्योग चंद को किस नाम से जानते हैं बताओ कुमाऊं के इतिहास में? पहले दिन जीवन भर युद्ध करता रहा। ठीक, लास्ट में जब डोटी में ऐसी मार काट मचाई कि युद्ध देखकर इसने कहा कि मैं भविष्य में कभी भी क्या नहीं उठाऊंगा? तलवार। इसलिए कुमाऊं के इतिहास में तपस्वी राजा अगर कभी पूछेगा तो नाम बता देना आप,
उद्योग चंद, बाकी है कल्याण चंद। अब कल्याण चंद तो बहुत सारे हुए भाई, ठीक। तो कल्याण चंद को अगर आप चौथा कल्याण चंद को तो उसको अनपढ़ राजा भी कहते हैं। कल्याण चंद तृतीय, जिसको हम बालो कल्याण चंद कहते हैं, कई किताबों में इसको चतुर्थ भी कहते हैं और कई में पंचम कहते हैं इसको। कुमाऊं का कुंभकर्ण भी किसे कहते हैं? कल्याण चंद को कहते हैं, ठीक। बाकी शिवचंद, शिवचंद जो था ये भी बेचारा हर्षदेव जोशी के हाथ की कठपुतली था भाई, इतिहास में पढ़ा होगा आपने। तो इसे मिट्टी का महादेव कहते थे, बोलता नहीं था कुछ नहीं। मिट्टी का महादेव किसे कहते हैं? इस शिवचंद को कहते हैं भाई, ठीक है। बस अगला सवाल, राज्य की किस नदी को छोड़कर सभी नदियों पर रिवर राफ्टिंग शुल्क माफ किया जाता है? ये रिवर राफ्टिंग तो जानते होंगे, कौन सा है प्रसिद्ध शहर रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस उत्तराखंड में? एक ही शहर है, कौन? ऋषिकेश। और जगह तो लोग जाते हैं राफ्टिंग के लिए, क्यों? तो इसलिए किस नदी पर लिया जाएगा शुल्क? बताओ, इस पर तो लिया जाएगा जिस पर सबसे ज्यादा क्या होगा? राफ्टिंग होगा भाई, ठीक। समझ गए? बाकी इन तीनों पर कोई शुल्क नहीं है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, बताओ 80 साला बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? कब किया गया और किसने करा? बताओ, चंदों के इतिहास में पहली बार भूमि की माप किसने करी, या किसके शासनकाल में पहली बार भूमि की माप हुई, या जिसने भूमि बंदोबस्त कराया? किसने कराया? अरे किसने कराया? कराया किसने? रत्नचंद ने। किसने कराया था? जिंदा केतल था ना उस समय भूमि बंदोबस्त अधिकारी। फिर उसके बाद गोरखाओं के समय भी हुआ भाई। गोरखाओं के समय आपने पढ़ा होगा, पहला सूबा जोगमल शाह ने 1791 में क्या किया? भूमि की माप करी। लेकिन अंग्रेजों के समय भूमि की माप या भूमि बंदोबस्त की शुरुआत होती है 1815 से, और ये किसने करा था? ई गार्डनर ने। किसने करा? ई गार्डनर ने, और कुमाऊं का कराया था। फिर इसके बाद ट्रेल आया, ट्रेल ने 1816 में गढ़वाल का पहला भूमि बंदोबस्त करा। और ये सब भूमि बंदोबस्त कितने साल के लिए थे? एक साला। कितने साल के लिए? एक साला। ये भी एक साला। तो एक साला का मतलब एक साल, तो अगला साल क्या होगा फिर? 1817 तो होगा, ठीक। ये किसने करा? ट्रेल। अब पहली बार ये कितने साल के लिए करा ट्रेल ने? 3 साला। सवाल पूछेगा आपसे, उत्तराखंड का पहला 3 साला बंदोबस्त कौन सा है? तो कौन सा है? ट्रेल का 1817 में। और जब 3 साल बाद कहेगा तो अगला कौन सा होगा? 1820, ठीक। इस 1820 में भी इसको कितने साला बनाया? 3 साला। तो 3 साला बनाने के बाद कब आएगा? 1823। और ये 1823 का जो बंदोबस्त है, ये उत्तराखंड का पहला पंचसाला बंदोबस्त है। याद रखना भाई, कई बार पूछता है, उत्तराखंड का पहला पंचसाला बंदोबस्त कौन सा है? यानी 5 साल बाद होगा बंदोबस्त। वो कौन सा है? 1823। किसने करा? ट्रेल ने। अब ये बात तो समझ में आती कि 1823 में तो हुआ बंदोबस्त, लेकिन इसका नाम क्यों दे दिया इसने 80 साला? ये बोलता था कि 1823 में किसने करा, 80 साला नाम क्यों दिया? तो याद रखना, कभी भी किसी भी सन में जब आप 57 जोड़ोगे तो वो क्या बनता है? संवत। और ये बन गया 1880। तो संवत 1880 के बंदोबस्त को नाम दिया 80 साला बंदोबस्त, ठीक है। बाकी से आगे बहुत सारे बंदोबस्त आप पढ़ लेना। अब मैं बताऊं सब यहां। क्वेश्चन नंबर अगला, टिहरी रियासत में लिया जाने वाला नगद कर क्या था? क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? कई तो कह रहे सिरती। अरे सिरती कहां नहीं जाती तो समझो, टिहरी रियासत में सिरती था। क्या लिया था टिहरी रियासत में नगद कर? मामला। सुना ही नहीं होगा तुमने, मामला क्या चीज है, ठीक। चंदों के समय लेते थे सिरती नगद कर, और इसे वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? कई बार पूछता पेपर में, क्या कहते थे इसे वसूलने वाले अधिकारी को? सिरतान। समझ गए, ठीक। बाड़ी क्या चीज है? बाड़ी। बाड़ी वो होते थे जो पहले चमड़े के जूते बनाते थे भाई।
उन्हें कहते थे बाड़ी। और हनकिया, हनकिया कुम्हार जो मिट्टी मुट्टी का काम करते हैं, समझ गए, उसे कहते हैं हनकिया। समझ गए ना अब? चलो अगला। 69, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? बताओ कब शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में? बताओ कब किया गया? 1988 में। कब किया गया? 1988 में। कहां है नंदा देवी नेशनल पार्क? कौन से जिले में है? चमोली में। कहां है इसका मुख्यालय? मुख्यालय कहां है? जोशीमठ। कहां है मुख्यालय? जोशीमठ। बताओ उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है? कितने हैं? 6। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं? कोई तो 6 कह रहा। 6 है? कब से नहीं पढ़ा किताब? कितनी है? 7। ठीक है, बाकी पढ़ लेना इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, और कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछ गया, पेपर में पूछा गया सवाल है। ठीक, और नाम याद नहीं होते कईयों को। वैज्ञानिक, तुमको सीधे नाम याद नहीं हो रहा, वैज्ञानिक तो बहुत टफ है। क्यों? नाम होगा केवल पड़ोस के, कमला बिमला इनका नाम। अरे ये वैज्ञानिक नाम याद करने भाई बहुत जरूरी है सर। ठीक, वो कह रहा है रिंगाल का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम क्या होगा? रिंगाल देखा गांव में? रिंगाल से लोग क्या मानते थे पहले? कंडी, रिंगाल की टोकरी। ठीक, तो रिंगाल का वनस्पतिक नाम क्या होगा? किम्नो बम्बुसा फल काटा। अब यहां तो उसको बांस बोलते, याद रखना, बम्बुसा से। बस बांस का मतलब रिंगाल तो गांव में बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं उसको? बांस। बांस जरा मोटा होता है, लेकिन याद रखना किससे? बम्बुसा से। यह है इसका वैज्ञानिक नाम। कैनविस साइट सटाइवा किसका नाम है? ये तो तुम्हारा प्रिय क्या है, शिवरात्रि के दिन का प्रसाद। किसका? भांग का वैज्ञानिक नाम। समझ गए? फिर इसके बाद मायरिका एस्कुलेटा, आजकल बाजार में यही मिल रहा है, मायरिका एस्कुलेटा। और बेचने वाला बोल नहीं पाता क्या है ये? बेचने वाला क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम। किसका वैज्ञानिक नाम है? अरे किसका है? काफल है। किसका? काफल। एक अंग्रेज पूछता है काफल, वो कहता काफल ही है। फिर वो कहता काफल है, वो कहता काफल ही है। तो काफल है भाई, याद रखना। और लास्ट, ये तो बताने की वैसे मुझे जरूरत है नहीं कि किसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, ये खुद पढ़ना भाई, अगर इतना आसान नहीं बताओगे तो बेकार है फिर। अस्सी गंगा का उद्गम किस ताल से होता है? नदियां पढ़ी होंगी आपने कभी जमाने में ना? क्यों? क्लास में जब बताया होगा तब, पहले पिछली क्लासों में। तो अस्सी गंगा कहां से निकलती है? अरे कहां से निकलती है? डोडी ताल। कई सवाल पूछे, कितने कोने वाला ताल है? 6 कोने वाला ताल। कौन सा ताल है? डोडी ताल। कौन से जिले में? बताओ। उत्तरकाशी। कौन सी मछली के लिए फेमस है ये डोडी ताल? ट्राउट मछली के लिए। ट्राउट, याद रखना इसको। ऑप्शन है फचकंडी ताल या फचकंडी बया ताल, इसका पूरा नाम है। किसके लिए फेमस है? कई बार बोलेगा उत्तराखंड में कौन सा ताल जिसका पानी उबलता है, खौलते हुए जल का ताल? फचकंडी बया ताल। ठीक, भेंक ताल, अंडाकार ताल कौन सा है? अंडाकार बोलेगा तो याद रखना, अंडाकार ताल। अंडाकार ताल कौन सा है? भेंक ताल। और कौन से जिले में पड़ता है? रुद्रप्रयाग। बेनीताल कौन से जिले में? चमोली। और एक सवाल मेरा आपसे तालों से ही, बताओ भाई, उत्तराखंड के बिना जल का ताल कौन सा है? ताल तो है लेकिन जल ही नहीं है, बताओ। अरे है कोई ऐसा ताल? तुमने तो ऐसे ताल पढ़े जिसमें पानी है, ये बताओ बिना जल का ताल। काड़ा ताल है। कौन सा है? काड़ा हो गया ना पूरा, पानी सब गिर गया, फिर नाम रख दिया काड़ा ताल। उत्तरकाशी में पड़ता है। एक काड़ा ताल पर्यटक स्थल भी है भाई मसूरी में, वो अलग चीज है। समझ गए? चलो अगला।
अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से ठोटा युद्ध का संबंध किससे है? जानते हैं ठोटा युद्ध किससे है? ठोटा युद्ध का संबंध आपका बिस्सू मेला भाई। कहां लगता है बिस्सू मेला? जौनसार। पहले क्या होता था इस बिस्सू मेले में? धनुष बाण से रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? धनुष बाण से रोमांचकारी युद्ध के लिए फेमस है ये। दंगल मेला कहां लगता है? सतपुली में, प्रॉपर जगह सतपुली, दंगल मेला। शालदे बिखोती मेला अल्मोड़ा, थल मेला पिथौरागढ़। ठीक, बाकी मेरे तो बहुत सारे कहीं पूछ रहे। गौचर मेला कहां लगता है? चमोली में। कब शुरुआत हुई? 1900 कब? 43। बाकी अगला सवाल 73, निम्न में से किस यात्रा का संबंध उत्तरकाशी से है भाई? बताओ कौन सी यात्रा है उत्तरकाशी से संबंधित? सुना कभी पेपर में आया था सवाल कुछ टाइम पहले, वीडियो में पूछा गया था सवाल ये शायद इससे पहले, जो अभी पेंडिंग है, जिसका पेपर है, जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। पंचकोसी वारुणी यात्रा, इसका संबंध है उत्तरकाशी से। क्या होता है इसमें? वारुणी यात्रा में इसमें मणिकर्णिका घाट में स्नान करते हैं, वरुणा और भागीरथी नदी के संगम पर। वहां स्नान करने के बाद फिर वर्णावत पर्वत पर 15 किलोमीटर की चढ़ाई जाते हैं, वहां उसका चक्कर लगा के तब वापस आते हैं। ठीक, गुरु मणिकनाथ गुफा कहां है ये? टिहरी में। इसकी यात्रा भी कहां होगी? जब गुफा टिहरी में तो यात्रा भी टिहरी में होगी। और मनना माई की जात, ये कहां है आपका? रुद्रप्रयाग। ठीक, बाकी अगला समझ गए? सेवेंटी 74, बताओ भाई, रामायण को सर्वप्रथम किसने लिपिबद्ध किया? सबसे पहले तो ये बताओ रामायण होता क्या है? रामायण रामायण का मतलब रामायण का अंश जिसमें जुड़ा हुआ हो, इसलिए उसका नाम पड़ा रामायण। क्या विशेषता है रामायण की? और कहां होता है सबसे फेमस रामायण? जोशीमठ का सलूल डुंगरा गांव रामायण के लिए फेमस है भाई। ये उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें पात्र एक दूसरे के बीच पात्रों में किसी प्रकार का संवाद नहीं होता है, केवल और केवल ढोल दमाओं के ताल के माध्यम से नृत्य किया जाता है। ठीक, तब इसमें 18 मुखौटे, 18 ताल, एक दर्जन जोड़े ढोल दमाऊ, 8 भंकोर, इनका क्या बजाया जाता है इनको। ठीक, और इस रामायण में जब कोई कुछ बोलेगा नहीं तो समझेगा कैसे? तो इस रामायण को सबसे पहले डॉक्टर कुशाल सिंह भंडारी ने क्या करा? लिपिबद्ध किया, और इन्होंने इसको लिखा। उसके बाद यूनेस्को के सामने इसको अंग्रेजी में क्या करा? इनका अनुवाद करके बताया। तो यूनेस्को वालों को लगा कि वाकई में एक ऐसा नृत्य है जिसमें बिना कुछ बोले इन सब बातों को समझाया जा रहा है। और किस प्रकार के नृत्य होते हैं? आपने रामायण में पढ़ा होगा, बनिया और बनियान नृत्य। बनिया बनियान नृत्य रामायण उत्सव के अंदर होने वाला नृत्य। ठीक, क्या बताया गया इसमें? कि प्राचीन समय में व्यापार में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया इसमें। ऐसी म्यूरेण नृत्य, म्यूरेण नृत्य, इसमें क्या बताया गया? कि प्राचीन समय में ग्रामीण क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया। बाकी बहुत सारे नृत्य हैं। अब आप रामायण टॉपिक पढ़ोगे जब क्लास में, तब बताऊंगा उससे आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा गर्म कुंड रुद्रप्रयाग में है? बताओ भाई, कौन सा गर्म कुंड रुद्रप्रयाग में? वैसे तो आपको ऑप्शन देके पता लग रहा कि एक ही है इसमें रुद्रप्रयाग का नाम वाला, गौरी कुंड। आजकल यात्रा चल रही है ना, आपने देखा होगा। तो यह है गर्म पानी का कुंड। गंगानी कहां है ये? पिथौरागढ़। तप्त कुंड कहां है? बद्रीनाथ के पास है भाई तप्त कुंड। और सूर्य कुंड आपका 2 जगह है, एक है आपका यमुनोत्री में और दूसरा पिथौरागढ़ में भी है भाई। पिथौरागढ़ में ठंडा जल वाला है। ठीक, अब पेपर में सवाल क्या पूछा था कि किस नदी का उद्गम स्थल गर्म पानी के कुंड से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल होता भाई। समझ गए? अगला
76 नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? कब किया गया नायक बालिका रक्षा कानून? कब किया गया? 1929 में किया गया था। ठीक, अब नायक जाति की उत्पत्ति कैसे करोगे? आपको पता होगा भारतचंद्र ने 12 वर्ष युद्ध लड़ा था और उस समय नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी। युद्ध खत्म, सैनिक तो आ गए, तो जो नायक जाति के लोग थे इनकी अब स्थिति क्या होगी? दयनीय होगी। ठीक, तब इनके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास में क्या क्या है नायक जाति में। ठीक, बाकी अगला 77 नौठा कौथिक का संबंध किससे है? बताओ भाई, नौठा कौथिक। ठीक, जो नौठा कौथिक है इसका संबंध है किससे? भगवान आदि बद्री से। अब क्या है नौठा कौथिक? इस नौठा कौथिक में आपने देखा जैसे गेहूं की कटाई हो गई, गेहूं की मंडाई, मंडाई के बाद गेहूं पीसा, यानी जो पहला भोग होगा वो भगवान आदि बद्री को या आदि बद्री को चढ़ाया जाता है। आसपास के जितने भी एरिया के लोग होंगे तो वो उस दिन पूरे के पूरे लोग नए अनाज या नए अन्न को किसको चढ़ाते हैं? भगवान आदि बद्री के मंदिर में। विशाल बद्री आपको पता है कहाँ है? बद्रीनाथ को कहते हैं विशाल बद्री। ठीक, योगध्यान बद्री कहाँ है? पांडुकेश्वर में। और भविष्य बद्री आपका सुभायु गांव। ठीक, बस बाकी और कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपको बद्रीनाथ के पुजारी कहाँ के हैं, क्या है। ठीक, बस एक सवाल और बता दो कि बद्रीनाथ में किसका भोग चढ़ाया जाता है? बद्रीनाथ को, भगवान बद्री विशाल को किसका भोग चढ़ाया जाता है? भात का। ठीक, अगला सवाल भाई, सेवेंटी 78 बताओ कौन सा सूर्य मंदिर चमोली में स्थित है? कौन सा सूर्य मंदिर है चमोली में? देखो चमोली में जो सूर्य मंदिर है वो है आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर। ठीक, मंजियाली का सूर्य मंदिर कहां है? उत्तर काशी। कहां है ये? उत्तर काशी में। पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी, हिंडोला खाल टिहरी में कल्याण वर्मन ने बनाया था ये भाई। मड का सूर्य मंदिर ये कहां है? पिथौरागढ़। और सूर्य मंदिर क्यों फेमस है? पहले जहां जहां शक निवास करते थे भारत में उन्होंने उन जगह अपनी पहचान के लिए सूर्य मंदिर बनाया। इसलिए सबसे फेमस अगर उत्तराखंड का आएगा तो कटारमल सूर्य मंदिर। कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक, और किसने बनाया कटारमल सूर्य मंदिर? शक राजा कटारमल ने। किसने बनाया? शक राजा कटारमल ने। ठीक, और किसके निवास की पुष्टि होती है कटारमल सूर्य मंदिर से? ये भी सवाल पूछता है शकों के। समझ गए? अगला सवाल, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी? बताओ किसने करी? अल्मोड़ा में गांधी आश्रम किसने करी? शांतिलाल चतुर्वेदी ने। कब करी? 1937 में। अल्मोड़ा के कहां? चनौदा में। अल्मोड़ा के चनौदा में करी। ठीक, हरगोविंद पंत को क्या कहते हैं? सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु। क्या कहते हैं? सल्ट क्षेत्र का राजनीतिक गुरु। समझ गए? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 80 उत्तराखंड का प्रसिद्ध आभूषण बताओ। हंसुला पहना जाता है भैया, तो सबको पता होगा हंसुला कहां पहना जाता है? हंसुला और धागुला दो चीज सुने होगा आपने। तो हंसुला कहां पहना जाता है? गले में। इसके अलावा गले में आजकल एक पुराना जो आभूषण था आजकल फिर चलन में आ गया है, गुलोबंद। ठीक, गुलोबंद भी कहां पहना जाता है? लेकिन इस गुलोबंद को कुमाऊं में क्या कहते हैं? गुलोबंद को कुमाऊं में कहते हैं रामनवमी। तो अब आपको पूछेगा कि रामनवमी आभूषण, तो आप तुम बोलोगे त्योहार है, आभूषण है ये रामनवमी, ये पहनते हैं गले में। बाकी कमर में क्या पहनते हैं ये आपको पता है। ठीक, कान में, हाथ में, इसमें बताने की जरूरत है नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, टिहरी रियासत के किस राजा ने अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करी? बताओ भाई कौन सा राजा था? किसने करी? प्रताप शाह ने। 1877 में इसने अपने नाम पर क्या बसा दिया? एक नगर, प्रताप नगर। क्या बसाया? प्रताप नगर। और प्रताप नगर किस नदी के किनारे है? क्वेश्चन आता भाई, जलकुर गाड़। ठीक है, बाकी
प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। बाकी अगला भाई, बड़ासू दर्रा किन किन को जोड़ता है भाई? सबसे पहले दर्रा कहते हैं किसे? दो पहाड़ियों को जोड़ने वाला दुर्गम रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। जैसे ये है, तो इस पहाड़ी पे जाना, आपको यहां से जाना है यहां, तो सबसे पहले इस पहाड़ी के वजह पतला सा रास्ता, यहां से यहां आओगे, फिर यहां से यहां, ये पतला मार्ग कहलाएगा दर्रा। ठीक। और बड़ासू दर्रा जोड़ता है किसको बताओ? हिमाचल और उत्तरकाशी को। हिमाचल कभी किन्नौर, हिमाचल कभी किसको जोड़ेगा? किन्नौर को। बाकी उत्तरकाशी तिब्बत के बीच जितने भी ला वाले होंगे, थांगला, मुरिंगला, सांगचुकला, ब्यांगला, नीलांगला, सब उत्तरकाशी तिब्बत। चमोली तिब्बत, सलसल, किंगरी बिंगरी, नीति, माणा, घाटालिया, भिंडा, चमोली, पिथौरागढ़, 4 दर्रे हैं। कौन कौन से बताओ? मार्चियोग, बाराहोती, टोपी धुंगा। ठीक। इसके बाद अगला, मानवोदय काव्य की रचना किसने की बताओ भाई? बहुत फेमस है मानवोदय काव्य, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि पंवार वंश के बारे में जानकारी देने वाला पहला जो ग्रंथ है वो कौन सा है? यही मानवोदय काव्य है। किसने लिखा है मानवोदय काव्य बताओ? तो किसने लिखा? ये लिखा भरत कवि ने, या कवि भरत ने। ठीक। किसके जीवन पर? मान साहा के जीवन पर लिखा गया काव्य है। किसके जीवन पर? मान साहा के जीवन पर। मतीराम ने कौन सी किताब लिखी? छंदसार पिंगल। इसके अलावा रत्न कवि का वास्तविक नाम पूछता है, क्षेमराज, और उन्होंने किताब लिखी फतेह प्रकाश। फतेह प्रकाश, फतेह पति शाह के दरबार में थे तो उन्होंने फतेह प्रकाश। और रामचंद्र ने कौन सी किताब लिखी? फतेह शाह। यशोवर्णन कौन सी लिखी? यशो वर्णन। ठीक। अगला, बागेश्वर का वैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है बताओ? तो वैजनाथ मंदिर, कहीं तो कह रहे सरयू, सरयू के तट पर है। वैजनाथ मंदिर जो है आपका गोमती नदी के तट पर है। गोमती और गडू गंगा, एक और नदी आएगी यहां पर, गडू गंगा, इसके संगम पर है भाई। ठीक। कहां से निकलती गोमती नदी? डेबरा की पहाड़ी से। सरयू नदी कहां से निकलती है? सरमूल पर्वत से। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से। और कोसी नदी धार पानी धार, याद रखना, धार पानी धार। कुमाऊं का धान कोटर किसे कहते हैं? कोसी नदी को। ठीक। अगला, निम्न में से देहरादून जनपद में कौन सी विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है बताओ भाई? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है देहरादून में? और देख के पता लगा आपको कौन सी सीट है? चक्राता सीट। ठीक। अगला, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है, किसके लिए फेमस है कांचुला खर्क बताओ? कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। कब? 1982 में। कहां है ये? चमोली में। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान, थोड़ी देर पहले बताया था, कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6। वन्यजीव अभ्यारण्य 7। टाइगर रिजर्व कितने हैं उत्तराखंड में? 2। पहले कॉर्बेट है और दूसरा किसको बनाया गया? राजा जी को 2015 में। ठीक है। बाकी अगला, गंगा शतक, राम महिमा, नीति शतक किसकी रचना है? जब शतक शतक आ जाए तो शतक ही मार देना सीधे। और किस पे? गुमानी पंथ की रचना है। किसकी है सीधे? गुमानी पंथ। समझ गए? ठीक। सुमिता नंदन पंत को कई बार पूछता है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1968 में। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक। बाकी पीताम्बर दत्त बड़तवाल को क्या कहते हैं बताओ? इनकी बहुत सारी रचनाएं। और तारादत्त गहलोत को गढ़वाल का महर्षि क्या कहते हैं? इनको गढ़वाल का महर्षि। ठीक। नेक्स्ट, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से वर्ष 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड किसको दिया गया बताओ? किसको दिया गया? एम्स ऋषिकेश को। किसको दिया गया? एम्स ऋषिकेश। अगला,
उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी पार्क कहां बनाई जा रही है? कहां बनाई जा रही है पहली क्रोकोडाइल सफारी पार्क? ये बनाई जा रही है आपकी उधम सिंह नगर के खटीमा में। कहां बनाया जा रहा है? उधम सिंह नगर के खटीमा में। देहरादून में आपने पढ़ा हो कैक्टस पार्क। देहरादून में कौन सा पार्क है? कैक्टस। नैनीताल में मास गार्डन, आपने खुरपाताल में पढ़ा होगा, मास गार्डन। और ऋषिकेश में उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क, एक्यूप्रेशर पार्क। समझ गए? समझ गए ना इतना? बस जरूर याद करना भाई, आजकल बहुत सारे पार्क पूछ रहे हैं। ऐसे लाइकेन पार्क कहाँ है बताओ? मुनस्यारी में। कहाँ है लाइकेन पार्क? मुनस्यारी में। समझ गए? अगला भाई 90। ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल कहाँ है बताओ? ब्रह्मताल, बहुत आसान सवाल है। कहाँ है ब्रह्मताल? चमोली में। ठीक, बाकी और कुछ ताल तो सब आपने पढ़ के, पिथौरागढ़ में कौन सा, चमोली में कौन सा, बताने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर। उधम सिंह नगर का प्रसिद्ध चैती का मेला किस मंदिर में लगता है बताओ भाई? चैती का मेला बहुत फेमस है, कहां लगता है? बाला सुंदरी देवी के मंदिर में। और बाला सुंदरी देवी का मंदिर आपका काशीपुर में। कहां है? काशीपुर। अटारिया देवी का मंदिर रुद्रपुर। चामुंडा देवी, ये भी कहां है? काशीपुर। और मोटेश्वर महादेव, ये भी कहां आपका? काशीपुर में। ठीक, अगला। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। क्या होता है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट का मतलब समझते हैं? सुगंधित पुष्प केंद्र। ठीक, ये कहां है उत्तराखंड में? ये है आपका सेलाकुई में। कहां है? सेलाकुई में। जड़ी बूटी शोध संस्थान पूछेगा तो कहां लिखना है? गोपेश्वर। मुनि की रेती में क्या है? हर्बल गार्डन। ठीक, और पंतनगर में कौन सा पार्क है? आईटी बीटी पार्क। ये कहां आपके? पंतनगर में। समझ गए? अगला। कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासनकाल का स्वर्णकाल कहा गया? भाई दो सवाल हैं इसमें, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। अगर कहेगा कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे कहते हैं, तब तो आपका आंसर क्या होगा? केवल कुमाऊं का स्वर्णकाल, बैटन। ठीक, लेकिन कमिश्नर आया तो रैमजे, क्योंकि रैमजे ने बहुत लंबे समय तक क्या करा? यहां शासन करा भाई। ठीक, और रैमजे ने जब इतने लंबे समय तक शासन किया तो रैमजे काल में बहुत सारी चीजें, 1857 के क्रांति, रैमजे के समय वन बंदोबस्त हुआ। ठीक, पहली बार उत्तराखंड में वन बंदोबस्त की शुरुआत हुई। तो बाकी आप पढ़ लेना इसके बारे में, रैमजे के बारे में। ठीक है। अमर शहीद सिरदेव सुमन की पत्नी का क्या नाम था बताओ भैया? सिरदेव सुमन की पत्नी का नाम क्या नाम था? विनय लक्ष्मी सकलानी। क्या नाम था? विनय लक्ष्मी सकलानी। सिरदेव सुमन के बचपन का नाम पूछता है, क्या नाम था बताओ? श्रीदत्त बडोनी। ठीक है, बाकी सिरदेव सुमन के बारे में तो पढ़ा होगा, कई बार जन्म पूछता है। जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 और मृत्यु 25 जुलाई 1944। ठीक, बाकी अगला सवाल। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा बताओ कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई? ये मत बोलो कि लिखी गई, कई बच्चे पेपर में नहीं पढ़ते, केवल पुस्तक लिखी गई, क्योंकि उन्हें याद रहता है एक। ठीक, और पहले टिक कर देते फिर जल्दबाजी में। नहीं कह रहा है मध्य हिमालय का पुरातत्व, लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। मध्य हिमालय की कला, ये भी लिखी है। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये भी किसने लिखा है? यशवंत सिंह कटोच ने लिखा है। ठीक है, तो कौन सी किताब नहीं लिखी यशवंत सिंह कटोच ने? ये उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, किसी किताब है ये? धर्मपाल सिंह मनराल। किसी किताब है? धर्मपाल सिंह मनराल। अगला। मेरी यात्रा ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया बताओ? कौन मुख्यमंत्री था इस समय? मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे भाई। कौन थे? ठीक, अगला।
यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगाई गई थी? किसके द्वारा लगाई गई? सबसे पहले बताओ यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करा? बताओ किसने करा यमुनोत्री मंदिर का निर्माण? 1850 में राजा सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था, उसमें लकड़ी का बनाया गया था। फिर बाद में राजा आए भवानी शाह, जो ये प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं, तो भवानी शाह ने वहां काले रंग की यमुना की क्या करी? काले पत्थर की मूर्ति पर लगवाई यहाँ, ठीक। और आपसे पूछेगा कि यमुनोत्री धाम के कपाट कब खुलते हैं, खुलने की तिथि कब होती है, सब आपने पढ़ना है, ठीक। बहुत इजी सवाल है। बाकी नेक्स्ट, कत्यूरों की राजधानी को पांडुकुशर ताम्रपत्र में वर्णित क्या नाम था? बताओ क्या नाम था? ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। कत्यूरों की जो राजधानी थी वो क्या थी? कार्तिकेयपुर, जोशीमठ के पास एक स्थान हुआ करता था। आपसे पूछेगा, ठीक। बाद में राजधानी कहाँ गई इनकी? रणचूलाहाट, बागेश्वर, तब इनका नाम कत्यूरी रखा गया। ये आपने पढ़ा ना सब कि पहले कार्तिकेयपुर थी, फिर वहां से सुभिक्षपुर आए, फिर वहां से कहाँ चले गई? रणचूलाहाट चले गई, ठीक। उसके बाद कत्यूरों का पतन हो गया ना। फिर उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है सिंचाई अनुसंधान संस्थान? रुड़की में भाई, ठीक। हरिद्वार में किसका निर्माण किया गया था? ऊपरी गंगा नहर। किसने करा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण? ऊपरी गंगा नहर, इस नहर का निर्माण करा था पीबी काटले ने, और इसलिए पीबी काटले को उत्तराखंड का क्या कहा जाता है? भगीरथ कहा जाता है, ठीक है। बाकी अगला, आज के इस सॉल्यूशन का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 100। चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर कब बनाया गया? बताओ भाई, ये तो बता दो अब। चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर को कब बनाया गया? सबसे पहले तो ये बताओ कि चमोली जिले का गठन हुआ कब? कब हुआ था? 24 फरवरी 1960 को चमोली बना था। चमोली को जिला बनाया गया था, उस समय इसका मुख्यालय चमोली में था। लेकिन बाद में बाढ़ आई, और बाढ़ आने के बाद 20 जुलाई, याद रखना इस डेट को, 1970 को चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर को बनाया गया, ठीक। यह है आपकी आज की आज का उत्तराखंड और रीजनिंग का सॉल्यूशन। बस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।